गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। पावर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की अनेक शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका से संबंधित शक्तियाँ हैं, कार्यकारी शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर्स। राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियाँ हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स। राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियाँ हैं, जुडिशियल पावर्स। राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्तियाँ हैं, फाइनेंशियल पावर्स। राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्तियाँ हैं, मिलिट्री पावर्स। राष्ट्रपति के पास राजनयिक शक्तियाँ हैं, डिप्लोमेटिक पावर्स। और राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियाँ हैं, इमरजेंसी पावर्स। मुख्यतः राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भागों में बांटा जाता है, सामान्यकालीन व आपातकालीन। सामान्यकालीन शक्तियों में कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ व राजनयिक शक्तियों को लिया जाता है। और इसके अलावा आपातकालीन शक्तियों में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, जो कि 3 आपातकालीन शक्तियाँ हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 व अनुच्छेद 360 को शामिल किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियाँ हैं, उसमें राष्ट्रपति संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों में स्पष्ट है कि संघ सरकार की सारी जो कार्यपालिका शक्ति हैं वो किस में निहित होती हैं, राष्ट्रपति में निहित होती हैं। और इसके अलावा राष्ट्रपति भी इन शक्तियों का जो प्रयोग है संविधान के अनुसार स्वयं कर सकते हैं या अपने जो अधीनस्थ अधिकारी है, अधीनस्थ अधिकारी से हमारा अभिप्राय है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए जो मंत्री परिषद है, राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सहयोग से ही यह कार्य करते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ, जो कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ इस प्रकार से हैं कि संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती हैं और राष्ट्रपति इनका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं भी कर सकते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करते हैं। अधीनस्थ अधिकारियों से हमारा अभिप्राय मंत्री परिषद से है। इसके अलावा राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में अनुच्छेद 77 के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य, भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। इस बात का जिक्र अनुच्छेद 77 में है। हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के शासन संबंधी सभी प्रकार के जो कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में अनुच्छेद 75 शामिल है। आर्टिकल 75 के अनुसार राष्ट्रपति सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। पता है आपको कि प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, अपॉइंट होते हैं। तो राष्ट्रपति की ये कार्यपालिका संबंधी शक्ति है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के अनुसार सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आर्टिकल 75 इस बात को स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति के द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर महान्यायवादी
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति यह कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। भारत के प्रथम जो महान्यायवादी है यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो MC सीतलवाड़ थे। भारत के प्रथम महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया MC सीतलवाड़ थे और वर्तमान में भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं। और जो पहले अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ हैं उनका कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल रहा। लॉन्गेस्ट टर्म MC सीतलवाड़ की रही 1950 से 1963 तक। तो इस प्रकार से आर्टिकल 76 जो कि महान्यायवादी से संबंधित है और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा इनको शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाई जाती है, यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और महान्यायवादी को शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में आर्टिकल 78 के अनुसार राष्ट्रपति को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति को सूचना मंत्रिपरिषद उपलब्ध कराती है। मंत्रिपरिषद की जो बातें हैं, मंत्रिपरिषद के जो कार्य हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को सूचना उपलब्ध करवाई जाती है। तो आर्टिकल 78 के अनुसार सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। यह भी राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में अनुच्छेद 148 भी शामिल है। आर्टिकल 148 के अनुसार कैग कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति, कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 148 में ये वर्णन है कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, यानी कि हम हिंदी में कहते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के जो प्रथम कैग हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक V नरहरि राव थे। भारत के प्रथम कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया V नरहरि राव थे और वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक GC मुर्मू है। तो आर्टिकल 148 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा कैग की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा अनुच्छेद 155 के अनुसार ये भी राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति है कि आर्टिकल 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। हरियाणा के पहले जो राज्यपाल है वो धर्मवीर थे और वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा उपराज्यपाल जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्यों के अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल है, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक है। तो राज्यपाल और जो प्रशासक की नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो अनुच्छेद 155 इस बात को भी स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में जो उपराज्यपाल और जो प्रशासक हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह भी राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति है। इसके अलावा आर्टिकल 316 में इस बात का भी वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा UPSC के अध्यक्ष
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये भी राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति है कि आर्टिकल 316 के अनुसार राष्ट्रपति यूपीएससी के अध्यक्ष, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और उनके अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यूपीएससी के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो सर रोस बारकर थे और वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी हैं। तो यूपीएससी के प्रथम जो अध्यक्ष हैं वो सर रोस बारकर थे और वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी हैं। तो यूपीएससी के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 316 के अनुसार। यह भी राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति है। इसके अलावा राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में यह भी शामिल है कि राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग और उसके मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद 324 है। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन का जिक्र है, इलेक्शन कमीशन से संबंधित है अनुच्छेद 324। और निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये भी राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति है। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन रह चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे और वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। तो निर्वाचन आयोग और उसके मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 324 के अनुसार यह भी राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह भी राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में। विधायी शक्ति नाम से स्पष्ट है कि राष्ट्रपति के पास कानून बनाने से संबंधित शक्तियां भी हैं, जो कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कहलाती है। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल 79 का जिक्र करते हैं। आर्टिकल 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग हैं। राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग से हमारा अभिप्राय है कि राष्ट्रपति को संसद से अलग नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 79 में ये स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग है, यानी कि जो संसद है वह लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनती है आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से यह राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, महत्वपूर्ण अंग होता है और संसद में राज्यसभा, लोकसभा व राष्ट्रपति तीनों ही शामिल हैं। तो आर्टिकल 79 इस बात को स्पष्ट करता है। विधायी शक्तियों में हम ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में, संसद का एक अंग है राज्यसभा जो कि स्थायी सदन है, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में कुल 250 सदस्य हैं और वर्तमान में 245 सदस्य हैं। 245 सदस्यों में से 233 जो सदस्य हैं उनका चुनाव होता है, निर्वाचित होते हैं और 12 जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा
मनोनीत किए जाते हैं। आर्टिकल 80 के क्लोज 1 में ये स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अब कौन से 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, इस बात का जिक्र अनुच्छेद 80 के क्लोज 3 में किया गया है। आर्टिकल 80 के क्लोज 3 के अनुसार वो 12 सदस्य जो साहित्य में स्पेशलिस्ट हैं, विज्ञान में स्पेशलिस्ट हैं, कला में निपुण है या समाज सेवा में स्पेशलिस्ट हैं, निपुण है। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है 80 के क्लोज 1 के अनुसार, और वो 12 सदस्य किसी भी विषय में विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। वो साहित्य में हो सकते हैं, विज्ञान में हो सकते हैं, कला में हो सकते हैं, समाज सेवा में हो सकते हैं। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये जो 12 सदस्य हैं, यानी कि राष्ट्रपति जिनको मनोनीत करता है राज्यसभा में, ये सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। यह भी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। इसके अलावा जिस प्रकार से राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, उसी प्रकार से राष्ट्रपति लोकसभा में भी 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति का ये भी अधिकार है, राष्ट्रपति के पास ये भी पावर है कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन जाति के व्यक्तियों को मनोनीत करता है। आर्टिकल 331 के अनुसार, अनुच्छेद 331 में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि जब लोकसभा में कुल जो सदस्य संख्या 552 है, 552 में से वर्तमान में 545 हैं, और 545 में जो 543 जो कैंडिडेट हैं जो कि चुनकर आते हैं, उनमें अगर कोई भी आंग्ल भारतीय समुदाय का व्यक्ति नहीं है, 543 सदस्य जो चुनकर आए हैं, उनमें अगर कोई भी एंग्लो इंडियन जाति का सदस्य नहीं है, तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है आर्टिकल 331 के तहत कि वह 2 एंग्लो इंडियन जाति के सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। एंग्लो इंडियन जाति के सदस्यों से या व्यक्तियों से हमारा अभिप्राय है कि जिनमें से किसी व्यक्ति की माता जो है, मदर जो है, वह भारतीय हो और पिता या दादा में से यूरोप के निवासी हो, वो आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। तो ऐसे 2 एंग्लो इंडियन जो व्यक्ति हैं वो लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जब लोकसभा में जो 543 सदस्य चुनकर आए हैं, उनमें से कोई भी एंग्लो इंडियन जाति का सदस्य नहीं है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में ये भी है कि जब राष्ट्रपति को ये आभास हो जाता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो अध्यक्ष, लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है, और राज्यसभा में एक सभापति होता है और एक उपसभापति होता है। तो राज्यसभा और लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने पर, खाली हो जाते हैं, उस समय किसी भी सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति नियुक्त किया जा सकता है। यह भी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। यानी कि हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को ये भी अधिकार है, राष्ट्रपति को ये पावर है कि जब लोकसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो जाता है, तो शेष जो सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, उनमें से किसी भी सदस्य को राज्यसभा का सभापति बना सकते हैं राष्ट्रपति, और लोकसभा के जो सदस्य हैं उनमें से किसी भी सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष बना सकते हैं राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति को अधिकार है, ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। इसके अलावा राष्ट्रपति की विधायी शक्ति ये भी है आर्टिकल 87 के अनुसार कि राष्ट्रपति हर लोकसभा चुनाव के बाद, यानी कि जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो संसद के प्रथम सत्र को, जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं तो जो पहला
पहला जो सत्र होता है संसद का प्रथम सत्र होता है, और इसके अलावा जो हर वर्ष हर साल का जो प्रथम सत्र होता है उसके आरंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं आर्टिकल 87 के अनुसार। इससे हमारा ये अभिप्राय है कि लोकसभा के चुनाव जब भी होते हैं उसके बाद संसद का जो भी पहला सत्र होता है, संसद के मुख्यतः 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। और जब लोकसभा के चुनाव के बाद जो भी पहला सत्र है और इसके अलावा हर साल का जो प्रथम सत्र होता है, उन दोनों को राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त रूप से संबोधित किया जाता है आर्टिकल 87 के अनुसार। यह भी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। इसके अलावा राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में यह भी शामिल है कि राष्ट्रपति कभी भी संसद के किसी एक सदन में या एक साथ दोनों सदनों की संयुक्त रूप से संबोधित कर सकते हैं। राष्ट्रपति एक सदन को भी संबोधित कर सकते हैं या एक साथ दोनों को इकट्ठे ज्वाइंट रूप में भी संबोधित कर सकते हैं या उनको कोई संदेश भेज सकते हैं आर्टिकल 86 के अनुसार। यह भी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है कि राष्ट्रपति कभी भी संसद के किसी एक सदन में या एक साथ दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कर सकते हैं या कोई संदेश भेज सकते हैं। अनुच्छेद 86 में इस बात को स्पष्ट वर्णन किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति की यह भी विधायी शक्ति है कि राष्ट्रपति संसद के सत्र आहूत करते हैं। राष्ट्रपति संसद के सत्र आहूत करते हैं। आहूत से हमारा अभिप्राय है कि सत्र का श्री गणेश करना, आरंभ करना, और इसी के साथ साथ राष्ट्रपति संसद के सत्र को सत्रावसान करते हैं, यानी कि समाप्त करते हैं। तो ये भी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है कि राष्ट्रपति संसद के सत्र का श्री गणेश करते हैं, आहूत करते हैं और सत्रावसान करते हैं, समाप्त करते हैं। यह भी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। इसके अलावा लोकसभा को विघटित कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। यह भी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। आर्टिकल 85 में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा को 5 साल से पहले भंग कर सकते हैं और राष्ट्रपति यह कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। तो अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को 5 साल से पहले भंग कर सकते हैं, क्योंकि लोकसभा एक अस्थायी सदन है और राज्यसभा एक स्थायी सदन है। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में राष्ट्रपति की यह भी शक्ति है कि आर्टिकल 108 के अनुसार, अनुच्छेद 61 के अनुसार, किसी साधारण विधेयक को लेकर दोनों सदनों में, अगर किसी साधारण विधेयक को लेकर दोनों सदनों से हमारा अभिप्राय है राज्यसभा, लोकसभा, किसी साधारण विधेयक को लेकर दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो उस समय राष्ट्रपति उनका संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं अनुच्छेद 108 के अनुसार। यह भी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है कि अगर किसी साधारण विधेयक को लेकर राज्यसभा और लोकसभा में दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है तो उस समय भी राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं अनुच्छेद 108 के अनुसार। यह राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। लेकिन संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वह राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती, बल्कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में यह भी शामिल है कि जब हमारी संसद में जो भी विधेयक बिल आते हैं वह अधिनियम एक्ट तभी बनते हैं जब राष्ट्रपति उन पर सिग्नेचर करते हैं। यह भी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है कि राष्ट्रपति जब भी संसद के दोनों सदनों के द्वारा, राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा कोई विधेयक जो है पारित कर दिया जाता है और तब तक वह विधेयक अधिनियम कानून नहीं बनता जब तक कि उस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करते।
यानी कि कोई भी बिल तभी कानून बनता है जब दोनों सदनों के द्वारा पास हो जाता है और पास होने के बाद राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं। तो यह भी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है कि राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही कोई भी बिल जो है वो कानून बनता है, एक्ट बनता है, अधिनियम बनता है। और राष्ट्रपति के पास जब कोई अधिनियम, कोई बिल आता है, कोई बिल राष्ट्रपति के पास आता है तो अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को उन पर तीन वैकल्पिक शक्तियाँ उनके पास है, 3 प्रकार से उनके पास अधिकार है। अनुच्छेद 111 में इस बात का स्पष्ट वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति के पास जब कोई बिल आता है तो राष्ट्रपति उन पर 3 प्रकार से कार्रवाई कर सकते हैं। पहली कार्रवाई है कि राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर दें तो वह कानून बन जाएगा। जब भी कोई बिल राष्ट्रपति के पास आता है, अगर राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो वह बिल कानून बन जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं कि राष्ट्रपति उस बिल को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। राष्ट्रपति किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकते हैं। अगर वह बिल दोबारा से पुनर्विचार के बाद बगैर संशोधन के या संशोधन के साथ आ जाता है तो राष्ट्रपति को उस बिल पर सिग्नेचर करने पड़ते हैं। इसके अलावा तीसरी प्रकार से राष्ट्रपति उस बिल को अपने पास सुरक्षित भी रख सकते हैं। राष्ट्रपति उस बिल को अपने पास सुरक्षित भी रख सकते हैं, यानी कि ये राष्ट्रपति की क्या है, वीटो पावर है। राष्ट्रपति 3 प्रकार से किसी बिल पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। पहली प्रक्रिया है कि राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर दें। अगर राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो वह बिल कानून बन जाएगा। या राष्ट्रपति उसे एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा दें, पुनर्विचार के लिए भेज दें। अगर राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज दें और संसद दोबारा से उस बिल को दोबारा से राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति को उस पर सिग्नेचर करने पड़ते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति उस बिल को अपने पास सुरक्षित भी रख सकते हैं, वीटो का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति की जो वीटो हैं वो राष्ट्रपति को 3 प्रकार से वीटो प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति के पास 3 वीटो है, 3 वीटो पावर है। और अगर हम दुनिया का जिक्र करें तो दुनिया में 4 प्रकार की वीटो है जो यहाँ पर लिखी हुई है। एब्सोल्यूट वीटो अत्यंतिक निषेधाधिकार, क्वालिफाइड वीटो विशेषित निषेधाधिकार, सस्पेंसिव वीटो निलंबनकारी निषेधाधिकार, पॉकेट वीटो जेबी निषेधाधिकार। भारत के राष्ट्रपति को क्वालिफाइड वीटो विशेषित निषेधाधिकार प्राप्त नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के पास केवल 3 वीटो हैं जिनमें आत्यंतिक निषेधाधिकार एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो निलंबनकारी निषेधाधिकार और जेबी वीटो पॉकेट वीटो जेबी निषेधाधिकार, ये 3 वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। चौथी वीटो यानी कि क्वालिफाइड वीटो विशेषित निषेधाधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में एक शक्ति ये भी है कि आर्टिकल 123 के अनुसार राष्ट्रपति को यह भी अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के अनुसार इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति अस्थायी कानून जारी कर सकता है, क्योंकि कानून कब बनेगा, कानून तभी बनेगा जब संसद का सत्र चल रहा हो। और जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है और उस समय कानून बनाना अनिवार्य हो जाए, कानून बनाना जरूरी हो जाए, तो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। और यह अध्यादेश अपने आप में कानून होता है, लॉ होता है, विधि होता है, अपने आप में क्या होता है, कानून होता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और कानून बनाना अनिवार्य हो जाए। यह अध्यादेश कब तक कानून रहता है, जब नया सत्र शुरू हो जाता है तो सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक, 6
6 वीक तक यह जो अध्यादेश है वो जारी रहता है। और उस दौरान अगर सत्र में प्रस्ताव पारित करके इसको कानून बना लिया जाता है तो कानून बनेगा, अदरवाइज यह अध्यादेश 6 सप्ताह के बाद ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। और कोई अध्यादेश अधिकतम कितनी अवधि तक रह सकता है? अध्यादेश अधिकतम 6 मंथ और 6 वीक तक रह सकता है। 6 मंथ और 6 वीक तक अधिकतम अध्यादेश जारी रह सकता है, उससे ज़्यादा अध्यादेश जारी नहीं रह सकता। तो यह भी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है कि आर्टिकल 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद का अधिवेशन ना चल रहा हो। तो अभी हमने राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में चर्चा की। अब हम बात करते हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि हमारे सामने हैं। भारत का एक महान्यायवादी होगा, किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अभी हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति की यह भी पावर है कि वह महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, बल्कि उनको शपथ भी महान्यायवादी को राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। तो महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद 76 है। आर्टिकल 76 के अनुसार भारत का एक महान्यायवादी होगा, अटॉर्नी जनरल होगा। और हमने ये भी पढ़ा था कि भारत की वर्तमान जो महान्यायवादी है वो के वेणुगोपाल और भारत के पहले महान्यायवादी एम शीतलवाड़ थे, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा था, लॉन्गेस्ट टर्म थी जिनकी। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, यह भी राष्ट्रपति की शक्ति है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। आर्टिकल 85 के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर नहीं, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, ये भी सही नहीं है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ये सही है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ये भी सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है और मंत्रिपरिषद के हेड कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं। तो आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को 5 साल से पहले भी भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का मनोनयन करते हैं? राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं और ये 12 सदस्य किसी भी विषय में स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। वो कला में हो सकते हैं, संगीत में हो सकते हैं, विज्ञान में हो सकते हैं, समाज सेवा में हो सकते हैं। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन जाति के सदस्यों को मनोनीत करते हैं, एंग्लो इंडियन। आर्टिकल 331 अभी हमने पढ़ा, आर्टिकल 331 में इस बात का स्पष्ट वर्णन है कि राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन जाति को लोकसभा में तभी मनोनीत करेंगे जब लोकसभा में 543 सदस्यों में से कोई भी एंग्लो इंडियन चुनकर नहीं आया। एंग्लो इंडियन से हमारा अभिप्राय है कि जिनमें माता जो है वो भारतीय, मूल रूप से भारतीय हो, और पिता या दादा में से क्या है, यूरोप से हो, वो एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति होता है। सबसे पहले ही हमने पढ़ा था, तो इसका सही आंसर है बी। निम्न में से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है? भारत की संसद का अंग नहीं है। आर्टिकल 79 हमने पढ़ा है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। तो संसद से हमारा अभिप्राय है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से है। लोकसभा अध्यक्ष जो है संसद का अंग नहीं होता। सही आंसर आ जाएगा डी। भारतीय संसद बनती है, भारतीय संसद किससे बनती है? आर्टिकल 79 के अनुसार भारत की संसद में कौन कौन शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अनन्य भाग नहीं है? संसद का अनन्य भाग नहीं है। राष्ट्रपति संसद का भाग है, लोकसभा संसद का भाग है, राज्यसभा लोकसभा भाग संसद का भाग है, उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं है। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, इसमें
एक अंग लोकसभा है, दूसरा अंग राज्यसभा है और तीसरा अंग राष्ट्रपति है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी? आर्टिकल 79। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 में अभी हमने पढ़ा था कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है कब? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गलत है ये, और भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन है ये भी गलत है। संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने पर यह भी गलत है। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो गया, तो ये क्या है? सही आंसर है। इसके अलावा हमें इस बात का पता होना चाहिए कि संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने पर या धन विधेयक को पारित करना हो, संविधान में संशोधन करना हो, तब संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन विधेयक, अभी हमने पढ़ा कि संविधान में संशोधन करना हो, वित्त विधेयक, इन पर कभी भी संयुक्त बैठक नहीं होती। संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक पर। सही आंसर है हमारा साधारण विधेयक। और ना ही भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन पर संयुक्त बैठक होती है। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो संयुक्त बैठक बुलाने का काम राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त ज्वाइंट सेशन बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है राष्ट्रपति जब बुलाए। लोकसभा एवं राज्यसभा मतभेद होने पर, संसद का सत्र शुरू होने पर, इनमें से कोई नहीं, लोकसभा और राज्यसभा में जब मतभेद हो जाता है तब क्या है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो अब तक 3 बार संयुक्त बैठकें बुलाई जा चुकी हैं। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? संसद के संयुक्त बैठक को संबोधित कौन करता है? संबोधित राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा उपाध्यक्ष करते हैं। तो इस प्रकार से ये आज हमने पढ़ा राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ।